हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नर्सिंग अधिकारी। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसका नाम है पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज के जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं इसके स्पेसिफिक फीचर्स से रिलेटेड। अगर बात करते हैं ट्रिमर्स की, तो ट्रिमर्स नॉर्मल ट्रिमर्स नहीं होते हैं, वो भी स्पेसिफिक होते हैं, पिल रोलिंग होते हैं और क्या होते हैं, रेस्टिंग ट्रिमर्स होते हैं। साथ ही साथ गेट की बात करी जाए तो हम देखते हैं कि प्रोपल्सिव गेट, फेसिनेटिंग गेट, बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारे वीडियो को बिना किसी देरी के, जिसका नाम है पार्किंसन डिजीज। फ्रेंड्स, पार्किंसन डिजीज की जब हम बात करते हैं तो इसका हम देखते हैं कि बहुत बार पूछा जाता है, वो इस नाम से भी पूछ लिया जाता है, पैरालिसिस एजिटेंस के नाम से। तो हम कहते हैं कि पार्किंसन डिजीज का जो दूसरा नाम है वो है पैरालिसिस एजिटेंस। तो पार्किंसन डिजीज इज ऑल्सो नोन एज पैरालिसिस एजिटेंस। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? अर्लियर इट इज ऑल्सो नोन एज शेकिंग पाल्सी। शेकिंग पाल्सी के नाम से इसको पहले जाना जाता था। शेकिंग पाल्सी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो अपने इस क्लाइंट के जो हाथ होते हैं वो हमेशा शेक करते रहते हैं, शेक करते रहते थे, इस कारण शेकिंग पाल्सी इसको नाम दिया गया। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। तो फ्रेंड्स, जो पार्किंसन डिजीज है इसके बारे में हम कहते हैं कि इट इज ए स्लो प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज ऑफ सीएनएस। फ्रेंड्स, एक एक वर्ड यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक है। स्लो मतलब ये जो डिजीज होती है बहुत ही स्लोली प्रोग्रेसिव करती है। मतलब आप अपने अपने सराउंडिंग में भी आपने देखा होगा कि कई जो एज्ड जो बूढ़े आदमी होते हैं वो सीधे, जिनका पोस्चर होता है कुछ ही समय बाद धीरे 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 साल 2 साल 5 साल के अंदर उनका जो पोस्चर होता है वो बहुत ही क्या हो जाता है, आगे की तरफ बेंड हो जाता है, और उनका जो चलने का तरीका जो नॉर्मल होता है वो भी बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ये एक दिन में एक्यूट होने वाली डिजीज नहीं है, ये बहुत ही स्लो और प्रोग्रेसिव डिजीज है। प्रोग्रेसिव का मतलब एक बार जब ये डिजीज बनने लग जाती है तो आगे की तरफ प्रोग्रेस करती चली जाती है। थर्ड है न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज ऑफ सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का न्यूरोडिजेनरेशन होने के कारण होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरोडिजेनरेशन होने के कारण होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आप समझते हैं कि सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है, अपना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को मिला के हम क्या कह देते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज न्यूरोडिजेनरेशन के कारण होती है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो इतना बड़ा है, इसके अंदर भी न्यूरोडिजेनरेशन कहाँ हुआ है, तो ये आगे बता रहा है, विच इज कॉज्ड बाय डिसफंक्शन इन सब्सटेंशिया नाइग्रा। सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर डिसफंक्शन। अब ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सब्सटेंशिया नाइग्रा है वहां पे क्या हो रखा है, वहां पे डिसफंक्शन हुआ है, वहां न्यूरोडिजेनरेशन हुआ है। तो हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली कह सकते हैं कि सब्सटेंशिया नाइग्रा के न्यूरोडिजेनरेशन के कारण एक स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज जो हो रही है उसी को हमने क्या कहा है, पार्किंसन डिजीज। अब बात करते हैं विच इज रिजल्टिंग इन डिप्लेशन ऑफ डोपामीन। काम क्या होता है इस सब्सटेंशिया नाइग्रा का? इसका काम जो होता है वो होता है डोपामीन का सिंथेसिस करना, डोपामीन को बनाना। बॉडी के अंदर डोपामीन बनाने का जो काम होता है वो होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा का। तो अगर मान लीजिए ये डिजेनरेट हो जाता है तो सब्सटेंशिया नाइग्रा के डिजेनरेशन के कारण डोपामीन नहीं बन पाएगा, और डोपामीन नहीं बन पाएगा तो इसके कारण कुछ फीचर्स आते हैं, उन्हीं फीचर्स को हम क्या कह देते हैं, पार्किंसन डिजीज कह देते हैं। अब आते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा की। ये सब्सटेंशिया नाइग्रा होता कहाँ है? तो हम कहते क्या है कि फ्रेंड्स, ये जो ब्रेन है इसके अंदर हमने क्या कहा, 3 पार्ट बना देते हैं इस ब्रेन के, सेरेब्रम, मिड ब्रेन और क्या कह देते हैं, सेरेबिलम। सेरेब्रम, मिड ब्रेन और सेरेबिलम। तो सेरेब्रम के अंदर क्या होता है, सेरेब्रम की जब हम बात करते हैं, सेरेब्रम के अंदर तो बाहर की तरफ ग्रे मैटर होता है और अंदर की तरफ व्हाइट मैटर होता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूं कि दिस इज द ग्रे मैटर, दिस इज ग्रे मैटर, एंड जो अंदर वाला जो ये है व्हाइट मैटर। ठीक है, ये अंदर वाला जो पार्ट है ये है व्हाइट मैटर। तो यहाँ पे हमने देखा तो इसको हम कह देते हैं ग्रे मैटर, इसको हमने क्या कहा, ग्रे मैटर, और ये जो अंदर वाला है इसको हम कह देते हैं व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। हम क्या देखते हैं इसके अंदर, हम देखते हैं कि ये जो व्हाइट मैटर है
इसके अंदर भी कुछ ग्रे मैटर के मासेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्रे मैटर के कुछ मास पाए जाते हैं। उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? बेसल न्यूक्लियाई। बेसल न्यूक्लियाई। इस बेसल न्यूक्लियाई के ये जो मासेज हैं उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? बेसल न्यूक्लियाई। और इन बेसल न्यूक्लियाई के जो मासेज हैं इनके बहुत सारे नाम होते हैं। मेनली 5 प्रकार के बेसल न्यूक्लियाइज होते हैं अपने ब्रेन के अंदर, जिसके मतलब हम कह सकते हैं बेसल न्यूक्लियाई के मेनली 5 पार्ट होते हैं, ठीक है, जिनके हम नाम देते हैं कॉर्डेट, पुटामिन, कॉर्डेट, पुटामिन, ग्लोबस, पेलिडस और सब्सटेंसिया नाइग्रा और सबथैलेमिक न्यूक्लियाई। सबथैलेमिक न्यूक्लियाई, ये सब चीजें मिलके क्या कहलाती है? बेसल न्यूक्लियाई कहलाती है। और इन्हीं बेसल न्यूक्लियाई का जो एक पार्ट है वो क्या है? सबस्टेंशिया नाइग्रा है। और इसी सबस्टेंशिया नाइग्रा के अंदर अगर मान लीजिए दिक्कत आ जाती है तो क्या हो जाता है? पार्किंसन डिजीज हो जाती है। पार्किंसन डिजीज हो जाती है। अब बात करते हैं कि ये जो सबस्टेंशिया नाइग्रा है इसकी काउंटिंग है ना वो सेरेब्रम में नहीं होती है, इसकी काउंटिंग होती है मिड ब्रेन में। कहां पे होती है? किस में करते हैं इसको काउंट? मिड ब्रेन का पार्ट समझा जाता है इसको। किसका पार्ट समझा जाता है? मिड ब्रेन का पार्ट। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि पार्किंसन जो डिजीज है, पार्किंसन जो डिजीज है, पार्किंसन डिजीज इज ए, पार्किंसंस disease is a disease of basal nuclei। कि ये जो पार्किंसन डिजीज है वो किसकी डिजीज है? बेसल न्यूक्लियाई की डिजीज है। हाँ साहब, ये एकदम सही बात है क्योंकि ये बेसल न्यूक्लियाई का ही पार्ट होता है, सबस्टेंशिया नाइग्रा। सेकंड, पार्किंसन डिजीज इज द डिजीज ऑफ मिड ब्रेन। ये बात भी सही है। क्यों? क्योंकि ये जो सबस्टेंशिया नाइग्रा इसकी काउंटिंग किसमें होती है? मिड ब्रेन के अंदर काउंट किया जाता है, ठीक है। थर्ड, पार्किंसन डिजीज इज द डिजीज ऑफ सबस्टेंशिया नाइग्रा। तो यहां पे हम देखते हैं ये तीनों सेंटेंस क्या है? राइट होते हैं हमारे। अब देखते हैं कि ये जो सबस्टेंशिया नाइग्रा है, ये ब्रेन के अंदर जिसको हमने सबस्टेंशिया नाइग्रा कहा है, ये सबस्टेंशिया नाइग्रा 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। क्या होता है? ये जो सबस्टेंशिया नाइग्रा है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। कैसे? किन पार्ट्स में होता है? 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नंबर 1 जो है उसका नाम है पार्स कॉम्पैक्टा, पार्स कॉम्पैक्टा, पार्स रेटिकुलाटा, पार्स रेटिकुलाटा और पार्स लेटरलिस। ये 3 पार्ट इसके होते हैं। तो इनके अंदर जो मेनली जो काम है जिसका डोपामिन का सिंथेसिस वो होता है हमारा पार्स कॉम्पैक्टा, ठीक है। पार्स कॉम्पैक्टा क्या करेगा? डोपामिन का सिंथेसिस करेगा। डोपामिन सिंथेसिस कौन करता है? यहाँ आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आप क्या कहेंगे? पार्स कॉम्पैक्टा करता है। तो फ्रेंड्स हमने ये देखा कि सबस्टेंशिया नाइग्रा क्या करता है? डोपामिन का सिंथेसिस करता है। और जब सबस्टेंशिया नाइग्रा डीजनरेट हो जाएगा तो डोपामिन का सिंथेसिस नहीं होएगा। जैसे ही डोपामिन का सिंथेसिस नहीं होएगा तो बॉडी में कुछ एक फीचर्स आ जाते हैं जो कि उस क्लाइंट के अंदर ट्रेमर्स से रिलेटेड होते हैं, जो उसकी काइनेजिया से रिलेटेड होते हैं, वो उस क्लाइंट की पोस्चर से रिलेटेड होते हैं, वो उस क्लाइंट के गेट से रिलेटेड होते हैं। तो ये सभी के सभी फीचर्स क्या करते हैं? क्लाइंट के अंदर एक डिजीज कोज कर देते हैं, उसी को हम पार्किंसन डिजीज कहते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स कारणों पे कि ऐसे क्या कारण हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके कारण ये सब एक क्लाइंट में देखने को मिल रहा है। तो हम उन्हीं पे अब चलते हैं, फोकस करते हैं कि एक क्लाइंट के अंदर क्या कारण हो सकते हैं पार्किंसन डिजीज के। तो नंबर 1 जो हम सबसे पहले इसके अंदर कारण जो देखते हैं वो होता है हमारा ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज। आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि जो ऑटो इम्यून डिजीज होता है उसका मतलब ये होता है कि बॉडी की खुद की सेल्स के अगेंस्ट किसी प्रकार की अगर मान लीजिए एंटीबॉडीज बन जाती है
और बॉडी की अपनी सेल्स को ही नष्ट करने लग जाती है, तो हम देखते हैं उस क्लाइंट के अंदर वो ऑर्गन नष्ट हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसी कोई बॉडी के अंदर ऐसी कोई ऑटो इम्यून एंटीबॉडी जो कि सब्सटेंशिया नाइग्रा की सेल्स के अगेंस्ट बन गई है, तो सब्सटेंशिया नाइग्रा को वो ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज नष्ट कर देगी, और ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज के नष्ट होने के कारण सब्सटेंशिया नाइग्रा डोपामिन नहीं बना पाएगा, और डोपामिन नहीं बना पाने से पार्किंसन डिजीज हो जाती है। सेकंड जो हम देखते हैं वो होता है कर्निकटेरस। कर्निकटेरस मतलब बिलिरुबिन का जो लेवल है वो बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन के अंदर क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। और जैसे ही ब्रेन के अंदर एंटर कर जाएगा वो क्या करेगा, डिस्ट्रक्ट करने लग जाएगा, डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा अपने ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनको। और अगर मान लीजिए मिड ब्रेन के सब्सटेंशिया नाइग्रा को अगर वो क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है, तो हम देखते हैं कि पार्किंसन डिजीज कॉज कर सकता है। थर्ड देखते हैं हम हेड इंजरी। हेड इंजरी अगर मान लीजिए कोई भी रोड साइड एक्सीडेंट या कोई भी आरटीए या किसी भी प्रकार से लगने से हुई इंजरी जिसके कारण क्लाइंट का मिड ब्रेन अफेक्ट हुआ है या मिड ब्रेन इंजरी हुई है या ब्रेन में इंजरी जिसके कारण सब्सटेंशिया नाइग्रा क्या हो गया है, इंजर्ड हो गया है, तो हम देखते हैं कि क्लाइंट को क्या हो सकती है, भविष्य में पार्किंसन डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं फोर्थ वन वो है न्यूरोसिफिलिस। आप सभी ने सिफिलिस को एज ए एसटीडी पढ़ा ही है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है सिफिलिस, जो ट्रिपोनिमा पेलिडम नाम के एक बैक्टीरियम के कारण होती है। उसी सिफिलिस के दो टाइप होते हैं, उनमें एक मेन जो होता है वो होता है न्यूरोसिफिलिस। ये न्यूरोसिफिलिस क्या करता है, जो न्यूरोलॉजिकल अफेक्शन करता है, न्यूरोलॉजिकल जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है। तो सिफिलिस के ये जो न्यूरोसिफिलिस टाइप होता है ये क्या करता है, न्यूरो डिजेनरेशन करता है, ब्रेन के ऑर्गन्स को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करता है, अफेक्ट करता है, रिजल्टिंग अगर मान लीजिए सब्सटेंशिया नाइग्रा अफेक्ट हुआ है तो पार्किंसन डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट जो फिफ्थ नंबर का कॉज है वो है ड्रग्स। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स भी होती हैं जो क्या करती है, पार्किंसन डिजीज कॉज कर सकती है। जैसे कि हम देखते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को हम D2 ब्लॉकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, D2 ब्लॉकर मतलब डोपामीन ब्लॉकर्स। अब मान लीजिए कंटिन्यूअसली D2 ब्लॉकर्स या डोपामीन ब्लॉकर नाम की दवाइयां ले रहे हैं तो डोपामीन का क्या हो जाएगा, लेवल कम हो जाएगा, और जैसे ही डोपामीन का लेवल कम हो जाता है तो पार्किंसन के फीचर्स आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी पार्किंसन कॉज कर सकती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक मेटाक्लोप्रामाइड नाम का क्या होता है, एक ड्रग होता है जिसको हम गैस्ट्रोकाइनेटिक्स के रूप में यूज करते हैं, जिसको हम मार्केट में देखते हैं तो पेरिनोम या रेगलान के नाम से ये मिलता है। इंजेक्शन पेरिनोम या इंजेक्शन या टेबलेट रेगलान के नाम से ये देखने को हमारे को मार्केट के अंदर मिलता है। तो मेटाक्लोप्रामाइड जो इंजेक्शन है ये भी क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट को क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है। हम देखते हैं कि पार्किंसन डिजीज को कॉज कर सकता है। तो फ्रेंड्स हमने ये देखा कि जो मेन जो रीजन है, मेन जो कॉजेज हैं वो है ऑटो इम्यून डिजीज, कर्निकटेरस, हेड इंजरी, न्यूरोसिफिलिस और ड्रग्स से रिलेटेड। अब देखिए फ्रेंड्स, जो मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज जो है वो होती है अपनी एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये कि मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज कौन सी है। तो आपका आंसर होता है नंबर 1 तो होता है वो होता है अल्जीमर्स डिजीज। सेकंड जो होता है वो होता है हमारा पार्किंसन डिजीज। तो हम कह देते हैं कि पार्किंसन जो डिजीज है वो क्या है, सेकंड मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है। क्या है, सेकंड मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है। तो हम क्या कहते हैं, मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव कौन सी है सब, ए फॉर अल्जाइमर। ठीक है, तो ये हो गए हमारा इसके कॉजेज की बात। ठीक है, अब हम चलते हैं कि फीचर्स क्या आएंगे उनकी तरफ। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स इस क्लाइंट के अंदर देखने को
मिलते हैं। तो फाइंडिंग्स में हम पाते हैं कि इसके अंदर जितने भी फाइंडिंग्स देखने को मिलती है, जितने भी साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, वो सारे के सारे बहुत ही स्पेसिफिक है और एक उनका एक सीक्वेंशियल क्रम होता है कि सबसे पहले क्या आएगा। तो एग्जाम में मैं अगर आपको ध्यान रखने के हिसाब से बताऊं तो आपको जैसे PAR, पार्किंसन में क्या आ रहा है, PAR, पार्किंसन में PAR आ रहा है, और जबकि इसके फीचर्स की बात करें तो उनमें आता है TAR। क्या आता है, TAR। तो T का मतलब यहां पे हम देखते हैं सबसे जो पहले फीचर्स आते हैं उनमें आता है नंबर 1 ट्रेमर्स। नंबर 1 ट्रेमर्स। ट्रेमर्स कैसे होते हैं, देखिए ट्रेमर्स भी बहुत स्पेसिफिक होते हैं। ट्रिमर्स के अंदर हम जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि क्लाइंट को कैसे ट्रिमर्स होते हैं। नंबर 1 पिल रोलिंग ट्रिमर्स होते हैं। कैसे होते हैं, पिल रोलिंग ट्रिमर्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, पिल रोलिंग का मतलब होता है कि वो हाथों से इस तरह से रोल करता रहता है। कैसे रोल करेगा, ऐसे पिल रोलिंग ट्रिमर्स होते हैं उसके अंदर। सेकंड, ये जो ट्रिमर होते हैं वो रेस्टिंग स्टेट में भी होते हैं। कैसे होते हैं, जब क्लाइंट बैठा रहता है तब भी होते हैं, तो इन्हें हम रेस्टिंग ट्रिमर्स भी कहते हैं। किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं कर रहा है क्लाइंट, तब भी इस क्लाइंट के अंदर हम क्या देखते हैं, ये ट्रिमर्स देखने को मिलते हैं। ये इसीलिए रेस्टिंग ट्रिमर कहलाते हैं। थर्ड, ट्रिमर्स का एक और जो स्पेसिफिक फीचर है वो है कि दीज आर डिक्रीज्ड विथ पर्पजफुल एक्टिविटी। अगर क्लाइंट कोई पर्पजफुल एक्टिविटी करेगा, ठीक है, तो उसके साथ ये क्या करते हैं, ये कम हो जाते हैं। ये ट्रिमर्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अगर मान लीजिए ट्रिमर्स यूं कर रहा था और उसको हमने कहा कि ये चीज पकड़ो, तो ये ट्रिमर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। तो पर्पजफुल एक्टिविटी के साथ ये क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और साथ ही साथ स्लीपिंग के साथ भी ये कम हो जाते हैं। तो हमने देखा कि जो ट्रिमर्स है उनकी 3 विशेषता आपको याद रखनी है, 3 स्पेसिफिकेशंस आपको याद रखने हैं। नंबर 1 पिल रोलिंग ट्रिमर्स होते हैं, सेकंड 1 रेस्टिंग ट्रिमर्स होते हैं, थर्ड 1 ये ट्रिमर्स डिक्रीज विद पर्पजफुल एक्टिविटी एंड स्लीप। एक्टिविटी के साथ, पर्पजफुल एक्टिविटी और स्लीपिंग के साथ ये क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एकाइनेजिया। ए फॉर एकाइनेजिया। एकाइनेजिया का मतलब क्लाइंट की जो चलने की स्पीड है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है। पहले ब्रेडिकाइनेजिया होता है, फिर एकाइनेजिया हो जाता है। ब्रेडी का मतलब थोड़ा धीरे चलना शुरू कर देता है। अल्टीमेटली क्या होता है कि वो क्लाइंट बहुत कम चलता है, चल भी नहीं पाता है। तो हम देखते हैं एकाइनेजिया में जो सेकंड जो फीचर हमने माना है एकाइनेजिया को, उसके अंदर नंबर 1 हम देखते हैं कि ब्रेडिकाइनेजिया हो जाता है, फिर क्लाइंट धीरे धीरे एकाइनेजिया की तरफ प्रोग्रेस कर जाता है। थर्ड जो हम देखते हैं आर फॉर रिजिडिटी। थर्ड जो फीचर इस क्लाइंट के अंदर देखते हैं वो है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है मसल स्टिफनेस, ठीक है, मसल स्टिफनेस। मसल्स क्या हो जाती है, बहुत ही स्टिफ हो जाती है क्लाइंट्स। फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए कि ये जितने भी फीचर्स जो आ रहे हैं सारे के सारे ये कंट्रोल होते हैं डोपामिन के द्वारा, ठीक है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये रिजिडिटी हो जाती है इस क्लाइंट के अंदर, मसल रिजिडिटी। और इस रिजिडिटी के भी क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं। नंबर 1 जो रिजिडिटी देखने को मिल रही है वो होती है, नंबर 1 जो रिजिडिटी है वो है, हम देखते हैं इस क्लाइंट के अंदर कोग व्हील रिजिडिटी देखने को मिलती है, कोग व्हील रिजिडिटी, ठीक है। सेकंड जो रिजिडिटी देखने को मिलती है वो होती है लेड पाइप रिजिडिटी। लेड पाइप रिजिडिटी क्या होती है ये समझिए इसको। कोगव्हील रिजिडिटी का मतलब है कि क्लाइंट का अगर मान लीजिए ये हाथ है और इसको अगर मान लीजिए हम उसका हाथ क्या करते हैं, पकड़ के यूं खींचते हैं, तो हम देखते हैं कि उसका हाथ क्लाइंट का क्या होता है, जर्क्स के साथ यूं 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 ओपन होता है। और जब इसको हम क्या करते हैं, फ्लेक्स करते हैं, तो भी हम देखते हैं कि ये यूं क्या होता है, जर्क्स के साथ खुलता है। तो ये जो रिजिडिटी होती है इसकी हैंड्स की मसल्स के अंदर, वो इसी रिजिडिटी को हम क्या कहते हैं, कोगव्हील रिजिडिटी, ठीक है, इस तरह से। और अगर मान लीजिए पूरी तरह से ये जो क्या होता है कि लेड पाइप रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए ये हैंड है, इसको हम जब करते हैं और एक्सटेंड करते हैं और फ्लेक्स करते हैं, तो पूरे
एक्सटेंशन और पूरे फ्लेक्शन के दौरान क्या होता है, एक कंटिन्यूस प्रेशर क्या होता है, मेंटेन रहता है, कंटिन्यूस स्टिफनेस मेंटेन रहती है, ओपन हो जाता है इस तरह से और क्लोज भी इस तरह से। इसमें कंटिन्यूसली क्या देखते हैं, हम देखते हैं स्टिफनेस मेंटेन रहती है, उसी को हम लेड पाइप कहते हैं। अगर मान लीजिए जक्स प्रेजेंट रहते हैं तो उसे हम कह देते हैं कॉगविल रिजिडिटी। एक थर्ड होती है जो कि अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज के अंदर देखने को मिलती है, क्लेस्प नाइफ रिजिडिटी। उसके अंदर हम क्या देखते हैं, क्लेस्प नाइफ की तरह रिजिडिटी देखने को मिलती है। मतलब उस क्लाइंट के हैंड को अगर हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो क्लेस्प नाइफ मतलब एक रामपुरी चाकू आप लोगों ने देखा होगा, उसके अंदर हम क्या देखते हैं, जैसे ही इसको एक साइड से इस तरह से वो चाकू क्या रहता है, इकट्ठा रहता है। अगर मान लो उसको हम खोलते हैं तो धीरे धीरे इतना खोलने के बाद वो पूरा शट से खुल जाएगा, ठीक है, एकदम से खुल जाता है। और इसी तरह से हम क्या देखते हैं, अगर मान लीजिए उसको बंद करते हैं तो थोड़ा 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 बंद करने के बाद यहाँ आने के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, जल्दी से बंद हो जाता है। ऐसे ही उसके हाथ के अंदर देखते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज के अंदर देखने को मिलता है। ये कैसे होता है, देख लीजिए उसका, अगर मान लीजिए इस तरह से, अगर मान लीजिए उसका हैंड को एक्सटेंड करने लगेंगे तो जक्स 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 और एकदम से पूरा खुल जाएगा। इसी तरह से बंद करते हैं तो 1 2 3 4 5 पूरा खुल बंद हो जाएगा। तो ये एक तरह से चाकू की तरह एक बिहेव होता है, इसीलिए इसको क्लेस्प नाइफ रिजिडिटी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको तीनों प्रकार की जो मेनली हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, तीनों रिजिडिटीज मैंने बताई। कॉगविल रिजिडिटी जिसके अंदर जक्स के साथ क्या होता है, ये बंद होता है, खुलता है हाथ। थर्ड सेकंड जो होता है लेड पाइप रिजिडिटीज के अंदर कंटिन्यूस एक स्टिफनेस क्या होता है, मेंटेन्ड रहता है पूरे एक्सटेंशन और फ्लेक्शन के दौरान। तो हमने देखा कि फ्रेंड्स ये जो रिजिडिटी है इसके भी फीचर्स हैं। एक पार्किंसन वाले क्लाइंट के अंदर इसके अंदर दो प्रकार की रिजिडिटी देखने को मिल रही है। नंबर 1 कॉगविल रिजिडिटी, सेकंड वन लेड पाइप रिजिडिटी। अब आते हैं इसके गेट पे क्लाइंट के गेट पे, गेट डिस्टरबेंस, ठीक है। फोर्थ जो हमारा फीचर होता है वो होता है गेट। गेट से रिलेटेड, गेट का मतलब होता है कि क्लाइंट का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं हो पाता है। क्लाइंट जब चलता है तो उसके अंदर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं कर पाता है, वो सीधे नहीं चल पाता है, बहुत सारे उसके अंदर क्या हो जाते हैं, दिक्कतें आने लग जाती है गेट में। नंबर 1 जो हम देखते हैं वो होता है बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के अंदर। बैलेंस और कोऑर्डिनेशन क्या हो जाता है, उसका डिस्टर्ब हो जाता है। बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब्ड। और क्या देखते हैं गेट में, हम देखते हैं कि उस क्लाइंट के अंदर शफलिंग गेट आ जाती है। शफलिंग गेट, शफलिंग गेट। शफलिंग गेट का क्या मतलब होता है कि क्लाइंट कभी छोटे स्टेप लेता है, कभी बड़े लेता है, कभी बहुत बड़े लेने लग जाता है। तो शफलिंग गेट होती है, सफल करता है गेट के अंदर, क्या करता है, कभी छोटे छोटे स्टेप, कभी बड़े बड़े स्टेप, कभी मीडियम स्टेप्स, इस तरह से स्टेप्स लेता है। तो शफलिंग स्टेप मतलब कभी छोटे कभी बड़े कभी बहुत बड़े स्टेप, शफलिंग स्टेप, ठीक है। ये हो गई शफलिंग गेट। प्रोपल्सिव गेट देखने को मिलती है इसी क्लाइंट के अंदर, प्रोपल्सिव टाइप की गेट भी देखने को मिलती है। प्रोपल्सिव गेट का मतलब क्या है कि क्लाइंट को चलने के लिए, अपना बैलेंस मेंटेन करने के लिए और सीधा चलने के लिए उसको बहुत ही विल पावर की जरूरत पड़ती है। वो अपना हैंड, अपना जो पैर होता है वो उठा भी नहीं पाता है, चल भी नहीं पाता है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा विल पावर की आवश्यकता होती है। बहुत कोशिश करने के बाद उसका पैर उठता है। तो दिस इज द टाइप ऑफ प्रोपल्सिव गेट। थर्ड जो होता है इसके अंदर फेसिनेटिंग गेट पाई जाती है। क्या जाती है, फेसिनेटिंग गेट। फेसिनेटिंग गेट देखो, नंबर 1 हमने देखा कि शफलिंग गेट पाई गई। सेकंड हमने देखा इसके अंदर, हमने देखा है प्रोपल्सिव गेट पाई गई। थर्ड जो हमने देखा कि इसके अंदर हमने देखा फेसिनेटिंग गेट पाई गई। तो फेसिनेटिंग गेट के अंदर हम क्या देखते हैं कि जब क्लाइंट जब चलने लगता है तो धीरे धीरे चलते 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 एकदम से स्पीड पकड़ लेता है। क्या करता है, एकदम से स्पीड पकड़ लेता है। इसी को हम क्या कहते हैं, फेसिनेटिंग गेट कहते हैं। तो हमने देखा फ्रेंड्स कि हर एक जो फीचर है इसका वो बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस के साथ है। हमने देखा ट्रिमर्स की बात करते हैं तो ट्रिमर्स क्या होते हैं, पिल रोलिंग ट्रिमर्स होते हैं, रेस्टिंग ट्रिमर्स होते हैं, डिक्रीज विथ पर्पसफुल एक्टिविटी एंड स्लीप होते हैं। एकाइनेजिया क्या होता है, पहले ब्रेडिकाइनेजिया होता है फिर एकाइनेजिया में चेंज हो जाता है। रिजिडिटी कैसी होती है, मसल स्टिफनेस, कॉगविल रिजिडिटी होती है, लेड पाइप रिजिडिटी होती है। गेट कैसी होती है, सफलिंग गेट होती है, प्रोपल्सिव गेट होती है, फेसिनेटिंग गेट होती है। तो ये चीजें सारी आपको समझ आई होगी। ये
जो इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं वो है सीक्वेंस के साथ, ठीक है। तो आपसे अगर एग्जाम में सबसे पहले पूछा जाता है कि अर्ली साइन ऑफ पार्किंसन डिजीज क्या है, तो हम क्या देखते हैं, ट्रिमर, ठीक है। उसके बाद एकाइनेजिया, उसके बाद रिजिडिटी देखने को मिलती है। ये हो गए फ्रेंड्स मेन जो इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो। इसके अलावा जो और होते हैं उनके ऊपर हम फोकस करें तो हम देखते हैं कि इस क्लाइंट के अंदर जो और फीचर्स जो हैं उनके अंदर है इसके बोलने से संबंधित। हम देखते हैं कि क्लाइंट की स्पीच होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। स्पीच के अंदर हम क्या देखते हैं, स्पीच हो जाती है इसकी मोनोटोनस, मोनोटोनस एंड फिक्स्ड स्पीच हो जाती है। एक ही जो टोन होता है फिक्स्ड टोन स्पीच हो जाती है। अगर मान लीजिए इसको बोलने के लिए कहा जाए तो ये कभी, अब हम जब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं कभी धीरे कभी तेज, कभी धीरे कभी तेज, इस तरह से मेरा एक रेजोनेंस मेंटेन करके मैं बात कर रहा हूं आपसे। अगर मान लीजिए मैं आपसे बात करूं एक सिंगल स्पेसिफिक एक फिक्स टोन पे जिसको हम मोनोटोनस कह सकते हैं, तो मैं ना तो तेज बोलूंगा ना कम बोलूंगा, एक फिक्स टोन पे बात करता रहता हूँ। जैसे कि अगर मैं बोलूँ राम, तो राम को बोलने के लिए मुझे ऐसे बात करनी पड़ेगी, राम, ठीक है। दिस इज द मोनोटोनस स्पीच। अब इसके अंदर अगर मान लीजिए कभी कभी क्या देखते हैं, राम को बोलने के लिए नॉर्मली हम कैसे बोलते हैं, राम, तो मैं जो वर्ड होता है आखिर के अंदर वो स्लो हो जाता है, धीरे हो जाता है, ठीक है। तो इसमें एक रेजोनेंस मेंटेन हुआ है, वो रेजोनेंस ये मेंटेन नहीं कर पाता है, एक मोनोटोनस स्पीच करता है ये क्लाइंट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके पोस्चर से रिलेटेड। पोस्चर के अंदर हम देखते हैं पोस्चर जो इस क्लाइंट का होता है वो कैसा हो जाता है, स्टूप्ड हो जाता है, स्टूप्ड पोस्चर हो जाता है। स्टूप्ड का मतलब आगे की तरफ झुका हुआ है, यूं चलता है वो क्लाइंट, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, इस क्लाइंट का पोस्चर भी चेंज हो जाता है, स्टूप्ड पोस्चर हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका राइटिंग, हैंड राइटिंग कैसा हो जाता है क्लाइंट का। हैंड राइटिंग हम देखते हैं कि धीरे धीरे क्लाइंट क्या करता है कि प्रोग्रेसिवली स्मॉलर लेटर्स लिखता है, प्रोग्रेसिवली स्मॉलर लेटर्स लिखता है, प्रोग्रेसिवली स्मॉलर लेटर्स लिखता है, जिसे हम माइक्रोग्राफिया कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया कहते हैं, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया मतलब माइक्रो का मतलब छोटे, ग्राफिया मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या लिखना, ठीक है। तो अगर मान लीजिए माइक्रोग्राफिया या हैंड राइटिंग का प्रोग्रेसिवली स्मॉलर हो जाने का मतलब क्या है। अगर मान लीजिए उसे हम कहते हैं कि आप लिखिए, आप अपना नाम लिखिए, तो अगर मान लीजिए इस क्लाइंट का नाम यहाँ पे रमेश है, तो वो क्या लिखता है, आर तो बड़ा लिख देगा, फिर ए छोटा, फिर एम उससे छोटा, फिर एस, फिर एच, इस तरह से। तो हमने देखा आर की अपेक्षा ये जो एच है आखिर में धीरे 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 होता हुआ छोटा चला गया है। तो ये इस तरह की हैंड राइटिंग वो बताने लग जाता है, क्लाइंट लिखने लग जाता है, जिसको हम माइक्रोग्राफिया कहते हैं। तो प्रोग्रेसिवली स्मॉलर लेटर्स यहाँ पे क्लाइंट क्या करने लग जाता है, लिखने लग जाता है। और क्या देखते हैं इसके फीचर्स, और हम देखते हैं कि इस क्लाइंट के अंदर ब्लैंक फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, ब्लैंक फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं। ब्लैंक फेशियल एक्सप्रेशन मतलब मास्क लाइक फेस हो जाता है, क्योंकि उसकी मसल्स जो होती है, उसके फेस की मसल्स जो है उनके अंदर किसी प्रकार का कोई भी एक्ट नहीं होता है, कोई भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है, रिजल्टिंग उसका जो मुंह होता है वो एक मास्क लाइक फेस दिखने लग जाता है। तो हम देखते हैं ब्लैंक फेशियल एक्सप्रेशन उस क्लाइंट के अंदर हमारे को देखने को मिलते हैं। तो ये हो गए इस क्लाइंट के इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हम इस क्लाइंट के अंदर देखते हैं, जो हम इस क्लाइंट के अंदर पढ़ते हैं। और अल्टीमेटली ये क्लाइंट क्या करता है, एक जो विशेष प्रकार की एक डिसेबिलिटी है, क्रिपलिंग डिसेबिलिटी के अंदर मूव कर जाता है, क्रिपलिंग डिसेबिलिटी के अंदर मूव कर जाता है, और क्लाइंट पूरी तरह किसी पे डिपेंडेंट हो जाता है। तो वो क्लाइंट फिर अपना रहन सहन, खाने पीने के लिए, हर चीज के लिए किसी और पे डिपेंड हो जाता है। तो इसी को हम क्रिपलिंग डिसेबिलिटी कह देते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो सब्सटेंशिया नाइग्रा का डीजेनरेशन होता है, तो वो सब्सटेंशिया नाइग्रा क्या होता है, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स में बदल जाती है,
उस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम उन्हें लेवी बॉडीज कहने लग जाते हैं। क्या कहते हैं? लेवी बॉडी, लेवी बॉडी, लेवी बॉडी, लेवी बॉडी कहते हैं उसको जब हमारा सब्सटेंशिया नाइग्रा और उसके आसपास के एरिया न्यूरो डिजनरेशन के कारण एक प्रोटीन की गोलियों के रूप में या प्रोटीन प्रोटीन्स के अंदर चेंज हो जाता है, तो उसे हम लेवी बॉडीज कह देते हैं। तो पार्किंसन में हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फीचर होता है वो एक लेवी बॉडी भी होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं आपको समराइज करूं कि यहाँ पे हमने क्या क्या फाइंडिंग्स देखी, तो ट्रिमर्स के अंदर हमने देखा कि पिल रोलिंग ट्रिमर्स होते हैं, रेस्टिंग ट्रिमर्स होते हैं, साथ ही साथ ये ट्रिमर्स पर्पजफुल एक्टिविटी के साथ डिक्रीज हो जाते हैं, स्लीपिंग के साथ डिक्रीज हो जाते हैं। सेकंड हम देखते हैं एकाइनेजिया। एकाइनेजिया पहले ब्रेडिकाइनेजिया देखने को मिलता है, फिर बाद में एकाइनेजिया में चेंज हो जाता है। थर्ड हम देखते हैं रिजिडिटी। रिजिडिटी भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो देखते हैं हम यहाँ पे कोगविल रिजिडिटी, और हम देखते हैं उस क्लाइंट के अंदर लेड पाइप रिजिडिटी देखने को मिलती है। फिर हम देखते हैं गेट हम देखते हैं कि प्रोपल्सिव गेट, शफलिंग गेट, फेसिनेटिंग गेट, ये सभी गेट हम उस क्लाइंट के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि लेवी बॉडीज देखने को मिल रही है। स्पीच की बात करें तो मोनोटोनस स्पीच हो जाती है। हैंड राइटिंग की बात करें तो प्रोग्रेसिवली स्मॉलर लेटर लिखने लग जाता है, माइक्रोग्राफिया हो जाता है। और हम क्या देखते हैं कि उस क्लाइंट के अंदर लेवी बॉडीज देखने को मिल जाती है। क्रिपलिंग डिसेबिलिटी के अंदर क्लाइंट चेंज हो जाता है अल्टीमेटली। तो हम यहाँ पे इतने सारे फाइंडिंग्स इस क्लाइंट के अंदर देखते हैं, तो हम एज्यूम करते हैं कि एक ऐसा क्लाइंट जो बहुत ही इस तरह से क्या है, स्टूप्ड पोस्चर के अंदर बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स के साथ चल रहा है, कभी तेज चल रहा है, कभी छोटे स्टेप्स के साथ चल रहा है, मास्क लाइक उसका फेस है, रिजिडिटी उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा है, एकाइनेजिया, ब्रेडिकाइनेजिया, ये सब चीजें उसके अंदर देखने को मिल रही है, साथ ही साथ ट्रेमर्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं एक इस क्लाइंट को हमने क्या कहा है, पार्किंसन डिजीज का क्लाइंट। तो अब हम देखते हैं इस क्लाइंट को डायग्नोस कैसे करते हैं। तो डायग्नोसिस की जब बात करते हैं फ्रेंड्स, तो डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले हम इस क्लाइंट का हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री के अंदर हम पता लगाते हैं कि इस क्लाइंट के अंदर किसी प्रकार का कोई हेड इंजुरी तो नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ है? हमने जो देखा था इसके कोजेस के अंदर वो ऐसी चीजें तो कोई नहीं देखने को मिल रही है, तो हम पहले वो सब चीजें देखते हैं। तो हम सबसे पहले लेंगे इस क्लाइंट के डायग्नोसिस के लिए इस क्लाइंट का हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम देखते हैं कि कोई हेड इंजुरी तो नहीं हुई है, किसी प्रकार की कोई न्यूरोसिफिलिस की हिस्ट्री तो नहीं है, सिफिलिस की हिस्ट्री तो नहीं है, या फिर हम देखते हैं कि ऐसा कुछ तो नहीं है कि वो कोई एंटीसाइटोटिक ड्रग्स ले रहा हो, पहले उसने कभी मेटाक्लोरोप्रामाइड इंजेक्शंस वगैरह या कोई दवाइयां लंबे समय तक उसने ली हो। तो ये सब चीजें उसकी हिस्ट्री में देखने को अगर मिलती है तो हमारे लिए पार्किंसन डिजीज के लिए वो एक तरह की पॉजिटिव हिस्ट्री होती है। फिर उसके बाद क्लाइंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद अगर हम पाते हैं कि उसको ट्रेमर्स आ रहे हैं, उसको एकाइनेजिया हो रहा है, उसको रिजिडिटी हो रही है, उसको गेट में डिस्टर्बेंस है, उसकी पोस्चर में डिस्टर्बेंस है, उसके बोलने में दिक्कत है, उसके लिखने में दिक्कत है, और इतनी सारी चीजें हैं, और वो सारे के सारे फीचर्स अगर स्पेसिफिक है, तो हम क्या कह देते हैं कि उस क्लाइंट को हम डायग्नोस कर देते हैं पार्किंसन डिजीज से। इसके अलावा हम उस क्लाइंट का न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट पूरा करते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन है, जिसके अंदर सब चीजें चेक करी जाती है, उसके बैलेंस, उसके कोऑर्डिनेशन, उसकी क्रेनियल नर्व से रिलेटेड उसकी सभी, उसके रिफ्लेक्सेस, सारी चीजें उसके अंदर चेक करी जाती है। वो सब चीजें चेक करके हम पता लगाते हैं कि पार्किंसन डिजीज ही है या इसके अलावा अन्य कोई और डिजीज तो इस क्लाइंट को नहीं हो गई है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकार का एक स्कैन होता है जिसे हम कहते हैं डेट स्कैन, DAT, डेट स्कैन। ठीक है, डेट स्कैन, डोपामीन ट्रांसपोर्टर स्कैन। डोपामीन ट्रांसपोर्टर स्कैन के अंदर हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक प्रकार का एक इंजेक्शन लगाते हैं, और वो इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी एक टोमोग्राफी की जाती है, सीटी स्कैन करी जाती है, जिसको हम सिंगल फोटोन इमिशन टोमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, सिंगल
सिंगल फोटोन emission कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी मतलब स्पेक्ट कहते हैं इसको, स्पेक्ट, SPECT। ठीक है। डोपामीन ट्रांसपोर्टर स्कैन होता है, इसके अंदर क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक प्रकार का इंजेक्शन हम देते हैं और वो इंजेक्शन लगाने के बाद हम क्या करते हैं, सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन करते हैं, जिससे हमारे को ये पता चल जाता है कि कौन सी नर्व्स जो होती है, न्यूरॉन्स हैं, वो डोपामीन बना रही है और कौन सी नहीं बना रही है। ठीक है। तो हम इसको स्पेसिफाइड कर सकते हैं कि हाँ, जो ब्रेन की जो मेन पार्ट वाली अगर जो न्यूरॉन्स है वही अगर मान लीजिए डोपामीन नहीं बना पा रही है, मतलब न्यूरो डिजेनरेशन हो गया है, डोपामीन नहीं बन रहा है वहां पे, और हम पता लगा लेते हैं कि उसको पार्किंसन डिजीज हो गई है। तो ये हो गए फ्रेंड्स हमारे इसके डायग्नोसिस से रिलेटेड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मेन जो हमारा स्कैन होता है, जिसको हमने डेट स्कैन कहा है, उसको हम कर लेते हैं बहुत बार एग्जाम क्लाइंट को एग्जामिन करने के लिए। ठीक है। तो ये हो गए हमारे डायग्नोसिस। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के अंदर हम शुरू करते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम क्या दे सकते हैं, सबसे पहले हम जो इसको देते हैं वो है डोपामीन प्रीकर्सर्स। डोपामीन प्रीकर्सर्स के तौर पे जो हम इस क्लाइंट को देते हैं वो देते हैं कार्बिडोपा और लीवाडोपा। कार्बिडोपा और लीवोडोपा ये दो प्रकार के डोपामीन प्रीकर्सर हम इस क्लाइंट को दे सकते हैं। ये जो लीवोडोपा होता है वो क्या करता है, अंदर जाके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि सीधा जाके फिर क्या बनाएगा, डोपामीन बनाएगा। तो इट क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर। सेकेंड ये कार्बिडोपा होता है, ये कार्बिडोपा क्या करता है, इट इंक्रीज द लाइफ स्पान ऑफ लीवोडोपा। ये लीवोडोपा का लाइफ स्पान बढ़ाता है, इसलिए हम लीवाडोपा के साथ कार्बिडोपा देते होते हैं। तो हम क्या देते हैं, डोपामीन प्रीकर्सर्स के तौर पे क्लाइंट को कार्बिडोपा देते हैं, लीवाडोपा देते हैं। हमारे पास एग्जाम में यहां से पूछा जाता है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पार्किंसन डिजीज कौन सा होता है, तो हमारा जो आंसर होता है वो होता है लीवोडोपा। क्यों होता है, क्योंकि इट क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर इजीली ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है, इसलिए और जाके अपना काम कर सकता है, इसलिए हम लीवोडोपा को पार्किंसन डिजीज के लिए ड्रग ऑफ चॉइस मानते हैं। सेकेंड हम देते हैं डोपामीन एगोनिस्ट्स। डोपामीन एगोनिस्ट्स देते हैं। डोपामीन एगोनिस्ट्स के तौर पे हम क्या देते हैं, ब्रोमोक्रिप्टिन देते हैं। क्लाइंट को क्या देते हैं, ब्रोमोक्रिप्टिन। ये ब्रोमोक्रिप्टिन क्या करता है, ये जो डोपामीन के रिसेप्टर्स हैं, डोपामीन रिसेप्टर्स को क्या करेगा, ये डोपामीन रिसेप्टर्स को इंक्रीज करेगा या सेंसिबिलिटी इनकी इंक्रीज करता है। थर्ड हम यहां पे देते हैं इस क्लाइंट को डोपामीन फैसिलिटेटर्स। डोपामीन फैसिलिटेटर्स के तौर पे जो हम इस क्लाइंट को देते हैं वो देते हैं एमेंटाडीन। तो हम यहाँ पे देखिए क्या क्या दे सकते हैं, डोपामीन प्रीकर्सर्स दे सकते हैं, यहाँ पे डोपामीन एगोनिस्ट्स दे सकते हैं, डोपामीन फैसिलिटेटर्स दे सकते हैं। अगर यह कहें यूं कि कार्बिडोपा दे सकते हैं, लीवाडोपा दे सकते हैं, ब्रोमोक्रिप्टिन दे सकते हैं, एमेंटाडीन इसको दे सकते हैं। तो ये हो गए हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं वो जो इस क्लाइंट को हम दे सकते हैं। इसके अलावा हम क्या देते हैं इस क्लाइंट को, देखिए इस क्लाइंट को हम और जो दे सकते हैं वो दे सकते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक्स क्यों देते हैं हम यहाँ पे, एंटीकोलिनर्जिक्स हम इसलिए यहाँ पे देते हैं क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक्स
देने का रीजन ये होता है कि डोपामिन डिप्लीशन के कारण इस क्लाइंट का कंपनसेटरीली एसिटाइल कोलिन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे क्लाइंट के अंदर ड्रूलिंग भी कभी कभी देखने को मिलती है। ठीक है, इसलिए एसिड एंटीकोलिनर्जिक्स भी इस क्लाइंट को दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया बेंजोट्रोपिन, हो गया बेंजट्रोपिन माइसिलेट, बेंजट्रोपिन माइसिलेट हो गया, ये इस क्लाइंट को हम दे सकते हैं। इसके अलावा और क्या दे सकते हैं हम इस क्लाइंट के अंदर, हम देंगे कि जैसे मान लीजिए इस क्लाइंट को हम ये सब चीजें दवाइयां देते टाइम पे हम अवॉइड करते हैं कि इसको हम MAOI मतलब मोनो एमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के साथ ये सारी दवाइयां नहीं देते हैं, क्योंकि ये क्या कॉज कर सकता है, हाइपरटेंशन क्राइसिस। क्या कॉज कर देगा, हाइपरटेंशन क्राइसिस कॉज कर देगा। और क्या ध्यान रखना होता है, और हम ध्यान रखते हैं कि अब जब भी ये दवाइयां देते हैं हम, तो विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन के साथ इनको अवॉइड करते हैं। ये दवाइयां देते टाइम विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन नहीं देते हैं, क्योंकि ये इसके एब्जॉर्प्शन को क्या करती है, अफेक्ट करती है। अफेक्ट करने का मतलब है इसके एब्जॉर्प्शन को क्या करेगी, कम कर देगी। तो जब हम दे रहे हैं डोपामीन और डोपामीन एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो क्लाइंट के अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है विटामिन B6 और MAOI, इसका ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ ही साथ अगर मान लीजिए पार्किंसन जो डिजीज है वो अगर मेटाक्लोरपेरामाइड या रेगलान या पेरिनोम इंड्यूस्ड है, रेगलान या मेटाक्लोरपेरामाइड या पेरिनोम इंड्यूस्ड पार्किंसन डिजीज है, तो हम उस स्थिति के अंदर क्लाइंट को देते क्या है, फिनार्गन, फिनार्गन देते हैं। तो ये हो गई हमारी ट्रीटमेंट की बात कि क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं क्लाइंट को जिसको पार्किंसन डिजीज है। तो ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट। अब आते हैं इस क्लाइंट के नर्सिंग मैनेजमेंट पे। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, एसएस न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। क्लाइंट का पूरा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि किसी प्रकार की पार्किंसन डिजीज के अलावा तो कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा क्लाइंट को एसेस करते हैं, एसेस द क्लाइंट फॉर चोविंग एंड स्वेलोविंग एबिलिटीज। क्लाइंट को चबाने के लिए और निगलने वाली एबिलिटीज है कि नहीं है, ये भी उस क्लाइंट का ध्यान रखते हैं। ठीक है, चेविंग और स्वेलोविंग एबिलिटी उसकी एसेस करते हैं। अगर ये ठीक से है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो यहाँ पे इस क्लाइंट के न्यूट्रिशनल कंसर्न्स क्या हो जाते हैं, अराइज हो जाते हैं। हम क्लाइंट को न्यूट्रिशन मेंटेन करने के लिए फोकस करते हैं। हम उसको इजीली च्यूइंग और इजीली डाइजेस्टिबल चीज उसको खाने के लिए देते हैं। साथ ही साथ उसको इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज या एनकरेज फ्लूइड इनटेक। ठीक है, फ्लूइड इनटेक भी उसका इंक्रीज करते हैं, जिससे कि क्लाइंट को क्या नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और दिक्कतें उसको बढ़ नहीं पाएगी। इसके अलावा क्लाइंट का जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे और चीजें ध्यान रखने की होती है वो होती है क्लाइंट का सेफ्टी मेजर्स। सेफ्टी मेजर्स में हम ध्यान रखते हैं कि अवॉइड करवाते हैं उस क्लाइंट को, अवॉइड हाई हील्स जितने भी पहनने वाली जो चीजें होती है वो अवॉइड करवाते हैं, हाई हील्स। और क्या ध्यान रखते हैं, इस क्लाइंट का ध्यान रखते हैं कि उसको मेट्रेस जो होता है वो कैसा देते हैं, फर्म मेट्रेस देते हैं। सोने के लिए फर्म मेट्रेस देते हैं। कैसा मेट्रेस देंगे इसको, फर्म मेट्रेस देंगे। ठीक है, और वो भी विदाउट पिलो। इस क्लाइंट को हम विदाउट पिलो सोने के लिए क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं, वो भी फर्म मेट्रेस पे। साथ ही साथ इस क्लाइंट को हम कहते हैं कि आप फिजिकल थेरेपीज लेते रहिए, फिजिकल थेरेपीज लेते रहिए। ठीक है, जिससे कि आपके शरीर की डिसेबिलिटीज बढ़ने न पाए। और हम इस क्लाइंट को क्या कहते हैं, हम इस क्लाइंट को कहते हैं कि आप जो अपनी ड्रग्स है वो टाइम पे लेते रहें। ड्रग्स लेने के लिए उसको क्या करते हैं, हम एनकरेज करते हैं,
जिससे क्लाइंट का डोपामिन का लेवल नॉर्मली बना रहता है और क्लाइंट ठीक हो जाता है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि एक पार्किंसन डिजीज के क्लाइंट के लिए बहुत सारे कंसर्न्स यहाँ पे अराइज हुए हैं। न्यूट्रिशनल कंसर्न्स हो गए, सेफ्टी कंसर्न्स हो गए, फिजिकल कंसर्न्स हो गए। तो ये सब चीजें ध्यान में रख के हम इस क्लाइंट का क्या करते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे होता है हमारा पार्किंसन डिजीज पूरा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। फ्रेंड्स, हम विभिन्न प्रकार के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे हम अवेलेबल हैं। आप फेसबुक पे भी हमारा जो पेज है नर्सिंग अधिकारी उसको फॉलो कर सकते हैं। नर्सिंग अधिकारी पेज इंस्टाग्राम पे भी है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम पे जो नर्सिंग अधिकारी चैनल है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।